हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आपने एसोसिएशन, कमिटीज़, ग्रुप्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये फॉर्म की जाती है किसी पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने के लिए। बहुत सारे लोग मिलकर, बहुत सारे एक्सपर्ट जो है जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में, वो मिलकर एक से एक प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है वो निकालते हैं और बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी रेकमेंड करते हैं। तो कमिटीज़ क्या करती है? कमिटीज सजेस्ट करती है ना, रिकमेंडेशंस देती है सरकार को। वो बाइंडिंग नहीं होते कि सरकार इज़ नॉट, द गवर्नमेंट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो देम, बट वो रेकमेंड करती है कि सरकार की मर्जी होती है उन रिकमेंडेशंस में से किसको उसको अपनाना है, अडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। तो जो बैंकिंग सेक्टर है वो तो बहुत पुराना है इंडिया में, बहुत टाइम से इंडिया में बैंक्स 1770 में हमारा जो है सबसे पहला बैंक आया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद बहुत सारे बैंक्स भी आए, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, जैसे कि हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन हुआ, देन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। फिर हमने देखा कि 1969 में, 1980s में हमने क्या देखा कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी देखा, है ना। तो अब इतने सारे चेंजेस आए। तो इन चेंजेस को अपनाने के लिए, इन चेंजेस में, इन बदलाव के बाद जो आपका बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको किस तरीके से हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसलिए कमिटीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। फाइन। इस वीडियो में हम जानेंगे उन सारी कमिटीज़ के बारे में। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारी कमिटीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली कमेटी है नरसिम्हम वन। नरसिम्हम वन, अब ये क्यों बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी, पर्पस, ठीक है। आपको क्या समझना है, कोई भी कमेटी आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले समझना है कि पर्पस वो कब बनाएगी, ठीक है। पर्पस, ठीक है, हेडेड बाय, यानी कि उसके जो चेयरमैन थे या जो हेड पर्सन थे, जिन्होंने की उस पूरी कमेटी के जो हेड होते हैं वो कौन थे, वो समझना है। वो तो आपको वैसे पता चल जाएगा, जैसे कि नरसिम्हम कमेटी, ठीक है, नरसिम्हम कमेटी वन, तो हेड कौन थे? नरसिम्हम थे। पर्पस, हेड कब बने और रिकमेंडेशन क्या था, ठीक है, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिया। जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होती है ना, उन्होंने किस पे काम किया, उनका रिकमेंडेशन क्या था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नरसिम्हम वन। तो पर्पस ये था बच्चों कि इन्होंने जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था ना, उसको कैसे हम और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकें, और जो प्रोसीजर है, मतलब वो कैसे फंक्शन करेगा, कैसे उसे ऑर्गेनाइज करा जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा उसके वर्किंग का, उन्होंने उस पर काम किया था। ताकि जो हमारा उस टाइम का जो एग्जिस्ट कर रहा था, जो उस टाइम पे हमारा बैंकिंग सिस्टम था, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था, वो और भी ज़्यादा एफिशिएंटली या प्रोडक्टिवली काम कर सके। ये था पर्पस नरसिम्हम कमेटी वन का। इन्होंने 1991 में अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी थी, ठीक है। 1991 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी थी नवंबर में, और अगले साल से जो इनके रिकमेंडेशंस थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया। अब जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर दोबारा से नरसिम्हम कमेटी सेकेंड, नरसिम्हम टू या नरसिम्हम कमेटी सेकेंड बनाई गई। क्यों बनाई गई? उसका पर्पस ये था कि जैसे 1991 के जो रिकमेंडेशंस थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया 1992 से, तो क्या ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो काम कर पा रहा है ढंग से या नहीं कर पा रहा है, क्या बदलाव और लाने चाहिए, कौन सा बदलाव जो है वो सही से चल रहा है, सही से काम कर पा रहा है और नहीं कर पा रहा। बेसिक पर्पस यही था नरसिम्हम कमेटी सेकेंड लाने का, ठीक है। प्लस इसने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे टॉपिक्स, जैसे इश्यूज पे भी फोकस किया। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है बेसिकली कि जैसे सपोज मान लो कि बैंक है, बैंक रिस्क लेता है, ठीक है। बैंक कैसे रिस्क लेता है? वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो वो एक तरीके से रिस्क ही तो ले रहा है ना, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया पैसा, आपका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा तो आपको क्या पता? नहीं पता हमें। आप लोन दे रहे हो लोगों को, जैसे पीएनबी स्कैम हुआ, नीरव मोदी ने स्कैम किया। अब नीरव मोदी ने स्कैम तो कर लिया, बट क्या नीरव मोदी ने स्कैम कर लिया, बट क्या पहले पीएनबी को पैसा देते हुए पता था कि ये बंदा स्कैम कर लेगा? तो क्या होता है
कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये वो रेशियो होता है कि इतना कैपिटल बैंक को अपने पास रखना है अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ रिस्क द बैंक इज़ गोइंग टू टेक। ठीक है, तो वो होता है CAR। तो ये बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1998 में सबमिट करी थी। इन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों को देखा तो क्या 1991 के जो रिकमेंडेशंस है वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको और भी ज़्यादा कैसे स्ट्रेंथन करा जा सके, सेकेंड थिंग फाइन। थर्ड थिंग, इन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी जैसे रेशियो के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं कि बैंक का साइज़ क्या होना चाहिए, CAR क्या होना चाहिए, बैंक कैसे वर्क करेगा, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने देखी। ठीक है, उस पे इन्होंने और भी ज़्यादा रिसर्च किया। फिर इन्होंने आगे रिकमेंडेशंस भी रेकमेंड करे, सजेशंस भी दिए सरकार को कि ऐसे ऐसे आप इसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। अब 1991 में क्या हो रहा था बच्चों, आपको पता है 1991 में इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब जो हमारी इकोनॉमी थी वो उसको लिबरलाइज किया गया, बाहर की यानी फॉरेन इंडस्ट्रीज़, फॉरेन कंपनीज़ को अलाउ किया गया कि आप यहाँ पर MNCs फॉर्म कर सकते हो, आप अपने ऑफिसेज यहाँ पर ओपन कर सकते हो। पहले 1991 से पहले ये नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो थी बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल थी और बहुत ही ज़्यादा वीक थी, क्योंकि हमें इंडियंस को उतना ज़्यादा एक्सपोजर देना था कि आप पहले यहाँ पे सेटल हो जाओ, आप अच्छे से बिजनेसेस कर लो। अगर हम बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज़ या उस टाइम की डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर हम अलाउ करते पार्टीशन के तुरंत बाद, तो वही सारा मार्केट ओवरटेक कर लेते, इंडियन बिजनेस पर्सनस को जो स्पेस है, मार्केट स्पेस नहीं मिलता। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वही होता है बच्चों कि आपका मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत फास्टली एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही थी, ट्रेड जो है वो बढ़ रहा था, फिर टूरिज्म बढ़ रहा था, तो दिस इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कमेटी पे, जो कि है दामोदरन कमेटी। दामोदरन कमेटी ने क्या किया? अब सपोज करो कि आपने अपने अकाउंट से X पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र करे वाई के अकाउंट में, X अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, बट पैसे तो डिडक्ट हो गए, बट वो पैसे वाई पर्सन के अकाउंट में नहीं गए। आपको प्रॉब्लम हुआ है ना, प्रॉब्लम हुई, तो अब आप क्या करोगे? बैंक को कॉल करोगे, यू विल कॉन्टैक्ट बैंक। अगर बैंक उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाता है तो आप क्या करोगे? आप कंटिन्यू करोगे उस बैंक में बैंकिंग करना, यानी उस बैंक को यूज़ करना आप कंटिन्यू करोगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स को, ऐसे ग्रीवियंसेस को बैंक रिड्रेस नहीं कर पाता है, तो क्या होगा? धीरे 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 सारे कस्टमर्स क्या करेंगे? बैंक से अपना अकाउंट जो वो क्लोज़ कर लेंगे, उसको यूज़ करना बंद कर देंगे। वो बैंक क्या करेगा? बंद हो जाएगा और लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, है ना। बट इसी चीज़ को केटर करने के लिए कमिटी बनाई गई जिसका नाम है दामोदरन कमेटी। दामोदरन कमेटी क्यों बनाई गई? ताकि जो इशू है, मतलब जो हमारा ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, उसको और भी ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बैंक में उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, बट दैट वाज वेरी वीक। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो अब उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो इसीलिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया दामोदरन कमेटी। उनको ये काम सौंपा गया कि आपका ये काम है कि आप क्या करेंगे, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को और भी बेटर हम कैसे बना सकें, उस पर आप रिसर्च करेंगे और हमें रेकमेंड करेंगे टू इम्प्रूव दैट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ अ बैंक। फाइन। अब उन्होंने बोला ठीक है, अब हम आपको रिकमेंडेशंस सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं फर्दर पॉइंट्स। तो उन्होंने क्या क्या रेकमेंड किया बैंक को? उन्होंने रेकमेंड किया फर्स्ट थिंग कि नो फ्रिल सेविंग्स अकाउंट है ना, बैंक को नो फ्रिल सेविंग्स अकाउंट के साथ चेक बुक और ATM जैसी जो बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अब नो फ्रिल सेविंग्स अकाउंट क्या होता है? नो फ्रिल सेविंग्स अकाउंट वो होते हैं जहाँ पर आपका बैलेंस ज़ीरो होने पर कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होता। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स, ठीक है, वो होते हैं हमारे नो फ्रिल सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, अब अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं, जिस बैंक का अगर मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है उसका क्राइटेरिया है कि आपको 2,000 रुपये पैसे जो हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे, तो क्या होगा कि अगर आप मिनिमम
2,000 रुपये मेंटेन नहीं करोगे तो फिर वो एक तरीके से फ़ीस कह सकते हो या फिर फ़ाइन, बेसिकली, राइट। फ़ाइन जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। कुछ पैसे हर महीने आपके अकाउंट से, हर 15 दिन में, हर महीने में आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़, अब जैसे हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करी थी, वहाँ पर ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन होता है, बट अगर आपको चेक बुक चाहिए तो आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, है ना, वो क्राइटेरिया था। तो इन्होंने क्या, वो तो फिलहाल तो वो तो अभी अभी आई है, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में। ये कमेटी तो बहुत पहले आई थी। इन्होंने ये कहा था कि नो फ्रिल सेविंग्स अकाउंट होने चाहिए और उनको चेकबुक और एटीएम जैसी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये बोला कि जैसे सपोज कि जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं, है ना, फिक्स डिपॉजिट में एक इंसान जैसे कोई एफडी कराने जा रहा है, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर मैं एफडी कराता हूँ तो कितना मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कितने सालों में इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मेरा बेनिफिट होगा, कहाँ पे क्या, कौन से बैंक में एफडी कराना ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन से बैंक में नहीं रहेगा। तो ये सारा जब एक इंसान को सब कुछ पता होता है ना, तो एक इंसान क्या करता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया, जो फिक्स डिपॉजिट की रसीट्स होती है ना, उसमें सारा एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट होना चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। नेक्स्ट उन्होंने सजेस्ट किया कि बच्चों देखो, जब आप जब आप किसी भी बैंक में गए होगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो उन्होंने आपको बहुत बड़ा सा एक फॉर्म दिया होगा, है ना, उसको हम बोलते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो उस टाइम पे क्या था ना, हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता था और बहुत बड़ा सा फॉर्म होता था। लोग ना इस आलस में कि इतना बड़ा अकाउंट फॉर्म जो है वो फिल करना पड़ेगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इसलिए वो बैंक में अकाउंट ही नहीं खुलवाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे बैंक गए, ले आए अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, बट फिर बाद में उसको फिल किया, नहीं फिल किया, उन्होंने ऐसे छोड़ दिया उसको। तो उन्होंने ये बोला कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है ना वो एक जैसा होना चाहिए, उसको स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। हर एक बैंक का लगभग लगभग सिमिलर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होना चाहिए। तो उन्होंने उसके बाद से एक स्टैंडर्डाइज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी बनाया गया। जैसे कि लोन्स का होता है, जब अगर आपको लोन चाहिए ना, तो लोन के लिए भी आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट हर बैंक का सिमिलर होता है, ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट क्या सजेस्ट किया, उन्होंने नेक्स्ट ये रिकमेंडेशन सजेस्ट किया, जैसे कि सपोज़ अगर आपने एक घर खरीदा है एक्स, ठीक है, आपके घर का नाम है एक्स, आपने एक्स घर खरीदने के लिए 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया, ठीक है। जब तक आप 10 लाख रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट आप बैंक को नहीं रीपे कर देते, तब तक इसके जो पेपर्स हैं वो रहेंगे बैंक के पास, ठीक है। जब आपका पूरा लोन सेटल हो जाएगा ना, जब आपने इंटरेस्ट के साथ लोन अमाउंट सारा पे कर दिया, तब जाके आपको बैंक अपने जो आपके जो एक्स घर है उसके पेपर्स आपको देगा। अब इशू क्या आया, बैंक को तो ऑब्वियसली दे देना चाहिए, एथिकली तो दे देना चाहिए, लेकिन बैंक में ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे कस्टमर्स को वो मिल ही नहीं रहे थे। यानी कि बैंक जो था वो टाइमली जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जिन पर होम लोन्स लिया जा रहा था, उन्होंने उनको रिटर्न करना, उनको जो कस्टमर्स थे उनको प्रॉपर टाइम पे रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो ये बड़ा इशू आ गया था। तो लोग ना डर रहे थे कि हम होम लोन लें या नहीं लें, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं वो बैंक टाइम पे हमें देता नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं दिए टाइम पे, तो क्या पता हमें हमें वापस मिलें या ना मिले, टाइमली मिले या अनटाइमली मिले। तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर सा भी बैठ जाता और लोग बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान भी थे और कंप्लेंट्स भी बहुत सारी आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि टाइम स्पैन बनाना चाहिए 15 दिन का। जैसे ही आपका लोन पूरा सेटल हो गया है, कस्टमर ने लोन रीपे कर दिया, पूरा लोन सेटल हो गया, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो आप कस्टमर को दे देंगे। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया, ये उनका अगला रिकमेंडेशन था। अब हम आते हैं खंडेलवाल कमेटी पे। खंडेलवाल कमेटी जो है 2009 में इसको बनाया गया, HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़ को केटर करने के लिए या टैकल करने के लिए। HR डिपार्टमेंट होता है हमारा। HR डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, HR बेसिकली क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, राइट, रिक्रूट करता है। उसको उसके पर्क्स, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसको पर्क्स एंड बेनिफिट्स कितने मिलने चाहिए, कितने नहीं मिलने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट जो है वो अपना देखता है। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी गवर्नमेंट बैंक्स हैं,
उनमें ना एम्प्लॉयज़ को लेकर बड़े सारे इश्यूज़ आ रहे थे, तो उन्होंने उसको कैटर करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स इशू को कैटर करने के लिए खंडेलवाल कमेटी बनाई गई। उन्होंने 105 रिकमेंडेशन सजेस्ट करे गए, जिसमें से कुछ इम्प्लीमेंट करेगा और कुछ सरकार जो है वो सारे के सारे रिकमेंडेशंस एब्सोल्युटली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर देती है। कभी कभी वो कुछ रिकमेंडेशंस को मॉडिफाई करती है और कुछ को इम्प्लीमेंट नहीं करती है। नाउ वी कम टू इम्पॉर्टेंट कमिटी, जिसका नाम है नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी का जो काम था वो काम ये था कि किस तरीके से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो तो जाके बैंक में जमा करा देते थे, बट जो स्मॉल बिजनेसमैन्स थे और जो जिनके पास बहुत ही कम पैसा आ रहा था, मतलब घर में जो कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से जो बिलोंग कर रहे थे, जिनकी इनकम उतनी नहीं थी, वो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ नहीं कर रहे थे। तो ये कमेटी इसलिए बनाई गई ताकि उन लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाया जा सके, ठीक है, और जो हमारा फाइनेंशियल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको और भी ज़्यादा डीपन करा जा सके। यानी कि अब ये लोग कैसे करेंगे, कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करेंगे। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन सजेस्ट करे, जैसे कि इन्होंने बोला कि जैसे ही आधार कार्ड बनता है ना, आधार कार्ड उस टाइम पे बन रहा था लोगों का, तो जैसे ही आधार कार्ड बन रहा है तो आधार कार्ड के साथ आप क्या करोगे, हर रेजिडेंट को एक अकाउंट जो है वो आप इशू कर दो। तो ऐसे क्या होगा, हर एक पर्सन के पास अपना एक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड के बनने के साथ ही एक अकाउंट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। देन उन्होंने एक और चीज़ सजेस्ट करी, रिकमेंडेशन उन्होंने क्या सजेस्ट करी, उन्होंने ये सजेस्ट करा कि जो भी इंसान 18 ईयर से अबव है उसका एक अकाउंट जो है वो बैंक में होना चाहिए, एंड दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय 1 जनवरी 2016, ठीक है। इस अकाउंट को क्या कहा जाएगा, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट, इसको कहा जाएगा यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट। प्लस उन्होंने एक और रिकमेंडेशन सजेस्ट किया, क्या उन्होंने किया, रेकमेंड किया, उन्होंने बोला कि सरकार क्या करती है, अब आप देखते ही होंगे जैसे ही इलेक्शंस पास में आते हैं सरकार जो है वो बहुत सारे अलग अलग पार्टीज़ क्या करती है, बहुत सारे प्रोमिसेस करती है फार्मर्स को, लोअर मिडिल क्लास को, कि हम आपके लोन वेव्स कर देंगे। फार्मर्स के तो कितनी बार लोन जो है वो वेव हुए हैं, यानी कि लोन्स जो है इंटरेस्ट लोन सब ख़त्म कर देते हैं, जितना भी उन्होंने पे कर दिया, आगे उनको पे नहीं करना है। फिर एकदम से जब ऐसा होता है ना, लोन वेव किए जाते हैं, तो बैंक के ऊपर बड़ा सारा बर्डन आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि जो ये गवर्नमेंट जो पार्टी सरकार में आने के बाद, गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद, ये जो लोन वेविंग का जो ट्रेंड है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है, एबॉलिश कर देना चाहिए, और जो इंटरेस्ट रेट कम कर देते ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि फार्मर्स को बेनिफिट मिले तो आप डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फार्मर अपना अकाउंट ओपन करवाएगा, ठीक है, अकाउंट ओपन करवाएगा, तब उसको जब डायरेक्टली अपना अकाउंट में पैसा मिलेगा तो फार्मर जो ऑटोमेटिकली अपना अकाउंट ओपन करवाएगा, और जो गवर्नमेंट मतलब जो पार्टीज़ हैं उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि लोन वेव ऑफ कर दो। दूसरा उन्होंने रेकमेंड किया कि एक यूनिफाइड फाइनेंशियल रिड्रेस एजेंसी होनी चाहिए। क्या यूनिफाइड फाइनेंशियल रिड्रेस एजेंसी होनी चाहिए जो कि कस्टमर ग्रीवियंसेस को डील करेगी, और वो कमेटी, वो जो एजेंसी है वो डायरेक्टली आएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, तो वो प्रॉपरली काम करेगी। अगर वो डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी तो वो बहुत प्रॉपरली काम करेगी। जो बैंक है ना, बैंक को परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो बेस रेट से कम में आपको लोन दे। फार्मर्स जो होते हैं, पहले ऐसा होता था कि जो जैसे आरबीआई है, आरबीआई सब कुछ डिसाइड करता है कि इतना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, इतना इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। हर एक के लिए, हर एक लोन के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे होम लोन के लिए अलग होगा, पर्सनल लोन के लिए अलग होगा, अगर एक मेल पर्सन है वो होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो अलग होगा, अगर एक फीमेल एंटिटी है वो एक होम लोन के लिए अप्लाई करिए तो अलग होगा, फार्मर्स लोन के लिए अलग इंटरेस्ट होता है। तो ये सारे जो है वो आरबीआई जो वो डिसाइड करती है कि ये बैंक जो है वो इस इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकता है। तो वो एक बेस रेट होता है। अब जो है बैंक क्या कर रहे थे कि बेस रेट से कम इंटरेस्ट रेट में फार्मर्स को लोन दे रहे थे, लोन जो है वो दे देते थे। अब क्या हुआ, जब वो लोन दे रहे हैं तो जो बर्डन जो है वो बैंक में पड़ता ही है। जैसे इंटरेस्ट रेट एक डिसाइड कर रखा है उन्होंने, बेस रेट, उससे कम इंटरेस्ट में आपको लोन नहीं देना है।
तो ये जो परमिशन थी ना बैंक से वो ले लेनी चाहिए सरकार को, ठीक है, और ऐसा हुआ भी। नेक्स्ट उन्होंने सजेस्ट किया कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है SLR, आपने सुना होगा SLR, CRR, ये सारी चीज़ें, ये कुछ अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है, RBI के पास मेंटेन करना होता है ना। तो उन्होंने बोला SLR वो रिज़र्व होता है जो एक कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो सकता है। तो अगर जो बैंक है, सपोज मान लो बैंक है, आपका बैंक है एक्स बैंक, जो वो चाहता है कि वो लोन दे, क्रेडिट प्रोवाइड करे कस्टमर्स को, और उसके पास वापस इंटरेस्ट भी है, और लोन और जो अमाउंट है वो भी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है। जब एक बैंक है वो लोन देकर ही तो कमाता है ना। लोन दिया उसने 5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का उसको इंटरेस्ट मिला, तो उसकी कमाई जो हुई वो 2 लाख रुपए की हुई, राइट। तो अगर बैंक चाहता है कि वो क्रेडिट दे कस्टमर्स को, तो उससे पहले उसको SLR मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि जो SLR है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो से। अब लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है? वो फंड होता है कि अगर कैश नहीं आ रहा, अगर जो बैंक है इट रन्स आउट ऑफ कैश, तो उसके पास उतना फंड होना चाहिए कि वो 30 डेज तक सर्वाइव कर सके, ठीक है। कैश फ्लो जो है वो उसके पास 30 डेज का कैश फ्लो जो है वो उसके पास होना चाहिए। इतना फंड उसके पास, लिक्विड एसेट्स जो है इतने होने चाहिए कि वो 30 डेज का कैश आउटफ्लो मेंटेन कर सके, ठीक है। उसने बोला कि SLR को आप LCR से रिप्लेस कर दो। ये सारे रिकमेंडेशंस इन्होंने रेकमेंड करे। इन्होंने और एक दो रिकमेंडेशन रेकमेंड करे। उन्होंने बोला कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है कि वो नीडी सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि अगर हम किसी भी अर्बन एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बैंक है, वहाँ पर आपको लोन्स मिल जाएंगे। बिजनेस करना है आपको, छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बिजनेस आराम से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसका जो परसेंटेज होता है ना वो डिफाइंड होता है एक बैंक के लिए। तो बैंक क्या करता था कि जो 40% जो लोन्स वो दे रहा था, 40% लोन वो दे रहा था प्रायोरिटी सेक्टर को, बट अब उसको बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। लेंडिंग कैप्स क्या होता है? कैप्स बोल सकते हो, स्लैब बोल सकते हो, ये वो परसेंटेज होता है जो कि बैंक के लिए डिसाइडेड होता है। तो बैंक जो है वो पहले 40% दे रहा था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को, तो उन्होंने बोला कि 40 से उसको 50 कर देना चाहिए, ताकि जो नीडी सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी है वो भी ग्रो करे ज़्यादा अच्छे से। दूसरा था कि नेक्स्ट उन्होंने सजेस्ट किया था कि पेमेंट बैंक्स भी होने चाहिए। पेमेंट बैंक्स क्या प्रोवाइड करेंगे? पेमेंट बैंक्स प्रोवाइड करेंगे पेमेंट सर्विसेज, जैसे कि क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उन्होंने निचगेत कमेटी ने सजेस्ट किया था कि इनको जो है वो पेमेंट बैंक, जो गवर्नमेंट है उसको पेमेंट बैंक्स भी बनाने चाहिए, ठीक है। अब आपको इसमें से आई होप आपको ये कमेटी जो है वो समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, 2013 में ये कमेटी फॉर्म हुई थी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज आपको PDF भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी, बिमल जलन कमेटी। बिमल जलन कमेटी क्या है? अब इस कमेटी को फॉर्म किया था 2014 में, 2014 में, ठीक है। अब इसको क्यों फॉर्म किया था? इसको फॉर्म किया था ताकि जो न्यू बैंक जो अप्लाई कर रहे थे बैंकिंग लाइसेंस के लिए, उनको स्क्रूटनाइज, उनकी जो एप्लीकेशन है उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए इन्होंने जो रिपोर्ट है वो सबमिट करी थी फरवरी 2014 में, 2014 में। और इन्होंने रेकमेंड किया था इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द बैंकिंग लाइसेंस। अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या है? दो इंस्टीट्यूशंस का इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन्होंने रेकमेंड किया था। पहला था बंधन माइक्रो फाइनेंस और दूसरा था IDFC, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये चाह रहे थे कि इनको बैंक का लाइसेंस मिल जाए, ठीक है। अब इनको बैंक का लाइसेंस किस एक्ट के अंडर मिलेगा? इनको मिलेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। जिन बैंक्स को रजिस्टर किया जाता है उनको मिलता है बैंकिंग का लाइसेंस, ठीक है। यानी वो अपने बैंक में जो बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी होती है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना, करंट अकाउंट ओपन करवाना, एक्सेट्रा, ये वो चीज़ें परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। बट इनको लाइसेंस मिलेगा तब करेंगे ना। तो उन्होंने बोला कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन्होंने सजेस्ट किया, रेकमेंड किया। इन प्रिंसिपल अप्रूवल का क्या मतलब हो गया कि इन इंस्टीट्यूशंस को क्या करना पड़ेगा? 18 महीने के अंदर अंदर दो काम करने हैं। एक तो अपनी नेटवर्थ जो है वो
1000 करोड़ से ज़्यादा बनानी है, 1000 करोड़ या फिर 1000 करोड़ से ज़्यादा की आपको अपनी नेटवर्थ बनानी है। और दूसरा क्या काम करना है, जो अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई बैंक नहीं है, वहाँ पर अपनी 25% ऑफ द ब्रांचेस ओपन करनी है कम से कम। तभी जाके आरबीआई जो है वो आपको लाइसेंस देगी अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अंडरस्टूड। चलिए, तो इन्होंने जो बंधन फाइनेंस है, बंधन फाइनेंस क्या था, बंधन फाइनेंस था माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो कि वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है एंड इट इज़ हेडेड बाय श्री चंद्रशेखर घोष। ठीक है। आईडीएफसी एक आईडीएफसी मुंबई बेस्ड कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, एंड इट इज़ हेडेड बाय श्री राजीव लाल। ठीक है। अब एक कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, दीपक मोहंती कमेटी। दीपक मोहंती कमेटी जो है वो क्यों बनाई गई, वो बनाई गई 2015 में। बहुत ज़्यादा पुरानी कमेटी नहीं है। इन्होंने एक 5 साल का एक्शन प्लान तैयार किया था कि हम कैसे पूरे कंट्री में अक्रॉस कंट्रीज़, यानी कि हम पूरे कंट्री में फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे प्रोवाइड कर पाए, वो भी कहाँ पर, अनबैंक्ड पॉपुलेशन को, यानी कि जो पॉपुलेशन बैंकिंग सर्विसेज को नहीं यूज़ कर रही है, जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं अवेलेबल है, वहाँ पर हम कैसे इन सर्विसेज को पहुँचाएं, उन लोगों तक कैसे पहुँचाएं। उन्होंने 5 ईयर प्लान जो है वो 5 ईयर एक्शन प्लान बनाया था। किस कमेटी ने, दीपक मोहंती कमेटी। कब बनाएगी, 2015। So I hope you guys like the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.